हेलो डियर स्टूडेंट्स, MLPS ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपकी हिंदी अध्यापिका। बच्चों, पिछली ऑनलाइन क्लास में हिंदी व्याकरण में मैंने आप लोगों को संधि की परिभाषा और उसके भेदों के बारे में बताया था। तो इसी क्रम को आगे ले चलते हुए आज हम लोग संधि के भेद के बारे में, व्यंजन और विसर्ग संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर और व्यंजन के बारे में मैंने आपको हिंदी पृष्ठभूमि में समझाया था। तो व्यंजन क्या होता है, इससे आप भली भांति पहले से ही परिचित हैं। तो आइए व्यंजन संधि के बारे में समझते हैं। पहले शब्द के अंत में अगर व्यंजन आता है संधि विच्छेद करने पर, और दूसरे शब्द के अंत में दूसरे शब्द के पहले व्यंजन या स्वर दोनों में से कोई भी एक आता है, तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसकी पुस्तकीय परिभाषा देखें। पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो और दूसरे शब्द के आदि में व्यंजन या स्वर हो, तो दोनों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। आइए इसको एक उदाहरण के माध्यम से और भी अच्छे से समझते हैं। देखिए, जैसे एक शब्द है जगदीश, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसका संधि विच्छेद होगा जगत प्लस ईश। अब देखिए यह व्यंजन संधि किस प्रकार से हुआ। जगत, जगत में अंत में त वर्ण आ रहा है, त कौन सा वर्ण हो गया, व्यंजन हो गया। और ईश में पहला वर्ण कौन सा हो गया है, बड़ी ई, बड़ी ई स्वर है। तो इसकी परिभाषा में यही कहा गया है कि पहले शब्द के अंत में यदि व्यंजन हो, ये देखिए त व्यंजन आ गया, और दूसरे शब्द के आदि या प्रारंभ में स्वर या व्यंजन में से कोई भी एक हो सकता है, तो वहां पे व्यंजन संधि होता है। देखिए इसमें त प्लस ई मिलके यहाँ पे ई बन गया, तो इस जगदीश का संधि विच्छेद जगत प्लस ईश। इस प्रकार से यहाँ पे जगदीश में व्यंजन संधि है। व्यंजन संधि के अपने कुछ नियम होते हैं। ये देखिए आपकी बुक में सभी नियम दिए गए हैं। इनको जब आप अच्छे से पढ़ लेंगे और याद कर लेंगे तो व्यंजन संधि को पहचानने में और व्यंजन संधि विच्छेद करने में आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी। देखिए जैसे एक नियम मैं आपको समझाती हूँ। दिग्दर्शन शब्द है, दिग्दर्शन शब्द का संधि विच्छेद जो हम करेंगे तो दिक प्लस दर्शन, ये कैसे, ये व्यंजन संधि है, तो इसका ये जो आधा ग था वह संधि विच्छेद करने पे क का रूप ले लेगा। देखिए नियम में यही है, क का ग, मतलब जहां पे भी आधा ग आएगा उस जगह संधि विच्छेद करने पे आधा ग क का रूप ले लेगा। इसी तरह से देखिए वाक्जाल है, वाक्जाल में आधा ग आ रहा है, तो इसका संधि विच्छेद करने पे ये ग क में परिवर्तित हो जाएगा। क का ग, ये इसका यही नियम ही है। ये एक तरह से फॉर्मूला दिया गया है व्यंजन संधि के नियमों का, इसको आपको याद करना होगा। क का ग बन जाता है, च का ज बन जाता है, ट का ड बन जाता है, त का द बन जाता है, प का ब बन जाता है। इस प्रकार से सभी नियम देखिए दिए गए हैं। इनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। जितने उदाहरण दिए हैं उनको भी आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा, और ये सभी फॉर्मूले जो दिए गए हैं उनको आपको याद करना है। ये सब आप याद कर लेंगे तो व्यंजन संधि पहचानने में आपको कठिनाई बिल्कुल भी नहीं होगी। तो व्यंजन संधि के बाद संधि के भेद का जो तीसरा भेद है वह है विसर्ग संधि। विसर्ग संधि क्या होता है? देखिए बच्चों, आपने संस्कृत विषय में पढ़ा होगा, विसर्ग का चिन्ह इस प्रकार से लगता है, एक के नीचे दूसरा पॉइंट, इसको हम विसर्ग कहते हैं। तो इसका जो चिन्ह होता है वह इस प्रकार से होता है। तो इसी विसर्ग का जब किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है और मेल होने पे जो परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे ही हम विसर्ग संधि कहते हैं। इसकी पुस्तकीय परिभाषा, विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होने पर जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जिस प्रकार से व्यंजन संधि में नियम दिए गए थे, ठीक उसी प्रकार से विसर्ग संधि के भी अपने कुछ नियम हैं। देखिए
किसी भी विसर्ग के बाद यदि प्लस करके ग आता है संधि करने पे तो वह ओ बन जाता है। वैसे देखिए एक शब्द है तमोगुण, इसका संधि विच्छेद हम करेंगे तमह प्लस गुण, तो ये विसर्ग के बाद ग आया तो इसको ओ पढ़ेंगे और यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दी गई। जब ओ पढ़ेंगे तो यहाँ पे ओ की मात्रा लगा दी गई। इसी प्रकार से देखिए विसर्ग के बाद यदि ज आता है तो वह ओ हो जाता है, विसर्ग के बाद यदि द आता है तो वो भी ओ हो जाता है, विसर्ग के बाद ध आता है तो वो भी ओ हो जाता है। ये देखिए कहने का मतलब ये है कि विसर्ग के बाद यदि ग ज द ध न ब भ य र ल व ह आए तो वह सब ओ मानकर पढ़ा जाता है। यह सब विसर्ग संधि के नियम हैं, इनको भी आपको याद करना होगा कि कौन कौन से वर्ण के बाद विसर्ग के बाद कौन सा वर्ण आए कि हम उसको ओ पढ़ें। जब तक आप इसका ये फॉर्मूला है, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है उसी प्रकार से यह संधि में भी फॉर्मूला है, और जब तक आप यह फॉर्मूला सब याद नहीं करेंगे तब तक आप ना ही संधि कर पाएंगे, एकदम ठीक ठाक उचित संधि कर पाएंगे, और ना ही उस संधि को पहचान पाएंगे। तो इसलिए व्यंजन और विसर्ग संधि करने के लिए उसके फॉर्मूलों को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो बच्चों ये तो हो गया संधि के भेद का अध्ययन। हिंदी व्याकरण में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।